लव नेक्स्ट डोर एपिसोड 14 की शुरुआत में सियोंग और सियोक-रू को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। सियोक-रू उसे बताने के लिए कहती है कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ, तो सियोंग उसे बताता है कि जब तुम्हारा कॉल आया था मैं बिल्डिंग के बाहर रुक गया था कॉल रिसीव करने के लिए, लेकिन तभी बिल्डिंग के ऊपर से 4-5 टायर्स सीधे सियोंग के ऊपर गिरने वाले थे, जो मौत को बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया था। उस मोमेंट पे उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ दिखाई गई थी, जिसके हर पल में सियोक-रू उसके साथ थी, बचपन से लेकर हाई स्कूल से कॉलेज तक। फिर सियोक-रू का यहाँ आना, उनकी लव स्टोरी की शुरुआत होना, वो सब कुछ जैसे सियोंग की आंखों के सामने आ गए थे। लेकिन थैंकफुली सियोंग एक कदम पीछे आ गया, जिससे वो बाकी सारे टायर्स उसके सामने गिरी, पर एक टायर उसके हाथ पे लग गई थी। ये सब सुनकर सियोक-रू तो और ज्यादा उसके लिए परेशान होती है। अगर एक सेकंड देर हो जाती तो तुम्हें कितनी चोट आ सकती थी। अब मैं सोचूं तो तुम्हारा काम कितना डेंजरस है, कभी भी कुछ भी तुम्हारे ऊपर गिर सकता है। इसलिए वो उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है, साथ ही हेलमेट और कुछ आर्मर वगैरह पहने रखने के लिए कहती है। पर तभी सियोंग को एक मैसेज आता है, वो रुक जाता है। सियोक-रू पूछने जाती है तो उसे बताता है कि तुम्हें 3rd प्लेस मिला है। सियोक-रू पूछती है कि क्या मतलब। सियोंग बताता है कि तुम्हें अवार्ड मिला है कुकिंग कंपटीशन में। सियोक-रू कहती है पर मैंने तो किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। सियोंग कहता है मैंने किया था, जिससे एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जिस रेस्टोरेंट को सियोंग ने बनाया था, जिसके लिए उसे बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड भी मिलने वाला था, उस रेस्टोरेंट में जब वो गया था तब उसने ये हेल्दी रेसिपी कॉन्टेस्ट के बारे में देखा था। तभी सियोंग ने सियोक-रू की ओर से पार्टिसिपेट किया था और सियोक-रू का बनाया हुआ ब्रोकली और चिकन की रेसिपी सबमिट किया था। तो इस हेल्दी रेसिपी कॉन्टेस्ट में वो 3rd आई थी। सियोंग उसे सॉरी कहता है उसे बिना परमिशन लिए कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सियोक-रू पूछते है कि क्या सच में मैंने अवार्ड जीता है, तो सियोंग उसे रिजल्ट दिखाता है, पर ये देखकर सियोक-रू कहती है कि मैं नाराज हूँ। सियोंग उसे सॉरी कहता है ऐसा करने के लिए, पर सियोक-रू कहती है कि मैं खुश भी हूँ, मैं इससे पहले बहुत सी जगह में फर्स्ट आई हूँ, लेकिन इस कॉन्टेस्ट में मैं 3rd आकर मैं उन सबसे ज्यादा खुश हूँ। जो सुनकर सियोंग भी सरप्राइज होता है। सियोक-रू कहती है कि मैं खाना बनाना चाहती हूँ पर कोई जॉब नहीं मिल रहा है। मैंने कहा लोग इस बारे में क्या सोचेंगे, मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। मैं बहुत होपलेस फील कर रही थी, पर ये देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे गॉड ने मुझे परमिशन दी आगे बढ़ते रहने का और ट्राई करते रहने का। सियोंग कहता है कि मुझे लगा था कि कौन फर्स्ट आया है कौन सेकंड, उन्होंने क्या बनाया था तुम ये सब देखना चाहोगी। सियोक-रू उससे फोन छीन लेती है और उसे देखने लग जाती है। इधर मोयुम अपने रूम से बाहर आती है, तभी उसकी मॉम बाहर खड़ी थी। उससे कहती है कि डैनवो ने थोड़ी लिमिट नहीं क्रॉस कर दी। मोयुम उनकी बात बिना सुने जाने लगती है। जैसू कहती है कि अगर तुम उससे डेट करना चाहती हो तो मेरे मरने के बाद करना, और बता दूं कि मैं अभी और 40 साल जीने वाली हूँ। मोयुम कहती है तब तक तो हम 70 साल के हो जाएंगे। जैसू कहती है कि अभी से हम बोलना शुरू कर दिया। मोयुम तो उनकी बात सुनती ही नहीं, कान बंद करके बाहर चली जाती है। पर जैसू तो उसे चिल्ला कर कहने लगती है कि तुम उससे कभी भी डेट नहीं कर सकती। तो मोयुम जल्दी से अपने ऑफिस के लिए भाग जाती है। तभी योन-डो किंडरगार्टन जाने के लिए अपनी बेबी सिटर के साथ बाहर आती है। मोयुम की मॉम को देखकर वो उन्हें ग्रैंड माँ बुलाते हुए भागकर उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि आपने कल जो मुझे स्नैक्स दिया था मैंने वो खत्म कर दिया। ये सुनकर मोयुम की मॉम बहुत खुश होती है, लेकिन अपनी खुशी को कंट्रोल करती है। योन-डो बताती है कि आपने जैसा कहा था मैंने बहुत स्माइल किया, अपने दोस्तों से टीचर से भी मुस्कुराते हुए बात किया, यहाँ तक कि डैड से भी मैंने हंसते हुए बात किया। ये सुनकर जैसू का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। वो योन-डो से कहती है कि लेट हो जाएगा, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। यह बोलकर वो अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है। योन-डो को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ, तो बेबी सिटर उसे स्कूल ले जाती है। इधर डैन वो न्यूज़पेपर लोडिंग में हेल्प करने आता है, क्योंकि वो कल के बारे में सोचकर परेशान था। वो याद करता है जब उसने मोयुम की मॉम के सामने कन्फेस किया। जैसू का मोयुम को अंदर ले जाती है तो मोयुम एक बार फिर बाहर आकर कहती है कि तुमने खुद कहा कि तुम मुझे अपनाना चाहते हो, इसलिए अब तुम पीछे नहीं हट सकते। और जैसू उसे अंदर लेकर जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। फिर बाहर आती है। डैनो उनसे सॉरी कहता है ऐसे अचानक से ये सब बोलने के लिए। ये सब कैसे स्टार्ट हुआ ये सब बताने जा ही रहा था, लेकिन मोयुम की मॉम उसे रोकती है और कहती है कि मुझे नहीं जानना, क्योंकि जानने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। मोयुम बचपन से ऐसी ही बहुत ज्यादा काइंड है। बचपन से ही वो अगर किसी को मुसीबत में देखती है या परेशानी में देखती है उसे उन पे बहुत दया आती है, तो उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है। एक बार उसने एक ओल्ड लेडी को सब्जियां बेचते हुए देखा था, तब उसने उसके सारे वेजिटेबल्स खरीद लिए। ऐसे ही वो हमेशा दूसरों की हेल्प करती है जिन पर उससे दया आती है। शायद इसी वजह से वो योन-डो को इतना पसंद करती है, क्योंकि उसे तुम पे दया आई। मोयुम ऐसा ही है, पर तुम्हें तो समझना चाहिए था ना, तुम्हारी तो एक बच्ची है। नैनो उनसे कुछ कहने जाता है, पर मोयुम की मॉम चिल्लाकर उसे चुप करा देती है और उसे कहती है कि मैं ऐसा मान लूंगी कि तुमने कुछ नहीं कहा और मैंने कुछ नहीं सुना, इसलिए आशा करती हूँ कि आगे से तुम हमें एम्बैरेस नहीं करोगे। यह बोलकर वो चली गई थी। यही याद करके डैनो परेशान था। इधर मियोंग सियोंग को अवार्ड देता है और पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये प्लास्टर कब तक रहने वाला है।
सियोंग कहता है कि बस निकाल रहा हूँ, अभी ठीक हो गया। मियोंग यू कहता है फिर तो अच्छी बात है, अवार्ड जीतने के बाद हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, इसलिए तुम्हें अभी इन्हीं हाथों से बहुत सारे काम करने हैं। सियोंग कहता है कि ये तो ठीक नहीं है, मैं अपना वर्कलोड कम करने के बारे में सोच रहा था। मियोंग यू कहता है कि अभी तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, अभी तो मौका है हमारे पास। पर सियोंग कहता है कि मैं शादी करने वाला हूँ। यह सुनकर मियोंग तो शॉक रह जाता है, पूछता है कि किससे और कब और कैसे हुआ ये सब। सियोंग बताता है सियोक रू से। ये सुनकर मियोंग यू तो और शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम लोग तो बचपन के दोस्त थे ना, एक फैमिली की तरह थे, फिर ये सब कैसे हुआ। सियोंग कहता है कि शांत हो जाओ, चुपचाप से आकर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि मैं सियोक रू को प्रपोज करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ, तुम्हें तो एक्सपीरियंस होगा। मियोंग यू कहता है कि इस मामले में मैं प्रोफेशनल हूँ, सबसे पहले तुम उसे किसी बास्केटबॉल नहीं तो किसी बेसबॉल स्टेडियम में ले जाना, इंग्लिश टाइप में घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करना, जिससे ऑटोमेटिक तुम लोग स्क्रीन पे तो आ ही जाओगे। सियोंग कहता है पर उसे क्राउडेड जगह पसंद नहीं है। मियोंग यू कहता फिर एक और आइडिया है, सियोक रू को लेकर किसी प्ले पे जाना, जैसे ही पर्दा उठेगा लाइट्स डिम होगी तब तुम उसे प्रपोज कर देना, वो तो खुशी से रोने ही लग जाएगी। सियोंग कहता है कि क्या सच में लड़कियों को ये सब पसंद आता है। तभी नायून आ जाती है, क्लैप करते हुए कहती है कि हाँ ऐसा ही करना, अगर तुम्हें ऑन द स्पॉट रिजेक्ट होना चाहते हो तो। फिर उसे बताता है कि प्रपोजल सिर्फ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो बेकार में दूसरों के शो को क्यों खराब करना, इसलिए बस 3 चीजें याद रखना, नो ऑडियंस, एक अच्छा सा रिंग और एक प्यारा सा लेटर। सियोंग कहता है कि ये थोड़ा ऑर्डिनरी है। नायून कहती है सिर्फ प्रपोजल डे को स्पेशल बनाने का क्या मतलब है, तुम उनके साथ बिताए हर दिन को स्पेशल बना दो। ये आइडिया सियोंग को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसे थैंक्स कहता है। नायून कहती है कि थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। मैं ड्रॉ करती थी पर एक दिन तुम्हें एक घर बनाते हुए देखा जो मुझे बहुत ही पसंद आया, जिससे मुझे समझ आया कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने तुम्हें ज्वाइन किया। पहले मैं तुम्हें सिर्फ एडमायर करती थी पर पता नहीं तुम्हें कब पसंद करने लगी, सब कुछ बस मिक्स हो गया, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, पर अब सब क्लियर है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बस तुम्हें एडमायर ही करूंगी। ये सुनकर सियोंग भी खुश होता है। इधर सियोक रू अभी भी विनर लिस्ट को ही देख रही थी। सियोक रू अपना नाम देखकर काफी खुश हो रही थी। तभी मोयूंग उसके रूम में आती है, उसे बताती है कि मैंने डैन हो को बताया कि मैं उसे पसंद करती हूँ, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर भी मैंने हार नहीं माना और आखिर में उसे मना ही लिया, अब वो मुझे भी पसंद करता है। सियोक रू तो ये सब सुनकर हैरान थी क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मोयूंग कहती पर उसने मेरी मॉम के सामने बताया कि वो मुझे पसंद करता है। ये सुनकर सियोक रू और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। पहले तो घुटने पे बैठ के उसे सॉरी कहती है क्योंकि सियोक रू अपने ही रिलेशन में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे मोयूंग का कुछ ख्याल ही नहीं आया। मोयूंग के साथ इतना कुछ हो गया उसे पता भी नहीं था, इसलिए उसे सॉरी कहती है। मोयूंग कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तो मैंने ही तुम्हें नहीं बताया। तो सियोक रू से ये सब कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ पूछती है। तो मोयूंग उसे अपनी लव स्टोरी बताती है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मोयूंग की मॉम है क्योंकि उन्होंने मोयूंग का डैन हो का डेट करना पसंद नहीं है। सियोक रू कहती है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मोयूंग बताती है कि मॉम ने तो कह दिया कि उनकी मौत के बाद ही मैं डैन हो को डेट कर सकती हूँ। सियोक रू कहती है कि अगर मेरी मॉम को पता चला तो वो मुझे मार ही डालेगी। तो दोनों इस बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। इधर सियोंग आते हुए उसी ओल्ड लेडी को देखता है जिनकी एक बार उसने और डैन हो ने हेल्प किया था। तभी डैन हो भी इधर आ रहा था, तो लेडी उन दोनों को थैंक यू कहती है उनकी हेल्प करने के लिए। फिर डैन और सियोंग साथ में ड्रिंक करने बैठते हैं। सियोंग उसे बताता है कि मैं कॉलेज टाइम से ही नीडी लोग के घर बनाने में वॉलंटियर करता था। डैन उसे बताता है कि उस ओल्ड लेडी की घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यह सुनकर सियोंग अपना शेड्यूल चेक करता है और उसे पूछता है कि अगर तुम अगले हफ्ते फ्री हो तो हम खुद उनकी हेल्प कर सकते हैं। डैनो कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, अगर तुम उस एनजीओ में अप्लाई कर देते हैं जो नीडी लोग के घर बनाने में हेल्प करते हैं, यही काफी होगा। और सियोंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं करूंगा तो जल्दी हो जाएगा, आखिर हम दोस्त है, तुमने जो मांगा है उसे पूरा तो करना पड़ेगा। डैनो उसे कहता है कि तुम मोयूंग के भी दोस्त हो, इसलिए मुझे तुम्हें बताना था कि मैं और मोयूंग एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह सुनकर सियोंग शॉक्ड होता है। डैनो आगे बताता है कि मोयूंग की मॉम हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए मुझे पता नहीं कि आगे क्या करना चाहिए। तभी सियोंग को सियोक रू का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि वो अभी मोयूंग के साथ है, जो बहुत ही ज्यादा सैड है। यह देखकर ये दोनों प्लान बनाते हैं मोयूंग और डैनो को मिलाने का, इसीलिए सियोंग वॉक के बहाने डैनो को ले जाता है और दूसरी तरफ सियोक रू मोयूंग को एक जगह बैठाकर उनका वेट कर रही थी। इन्हें देखते ही सियोक रू कहती है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है, पर उसकी एक्टिंग देखकर मोयूंग और डैनो दोनों ही समझ जाते हैं कि ये इन दोनों का ही प्लान था, इसलिए मोयूंग उनसे कहती है कि बहुत गंदा एक्टिंग किया तुम दोनों ने। सियोक रू कहती है कि हमें जो करना था कर दिया, अब तुम दोनों को जो करना है वो करो। ये बोलकर वो सियोंग को लेकर चली जाती है, तो दोनों को ही काफी ऑकवर्ड लग रहा था। मोयूंग उसे पास में आकर बैठने के लिए कहती है और उसे कहती है कि कल रात मैं ड्रंक थी पर मुझे सब कुछ याद है, उसके बाद तुमने मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया, क्या मेरी मॉम की वजह से? डैनो कहता है कि
कि मैं समझ सकता हूँ उन्हें कैसा लग रहा है, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी मना कर देता। मोयुन कहती है कि तुम मेरी मॉम के सामने मुझे अपनी फीलिंग कैसे बता सकते हो। डैनो कहता है कि सॉरी, मुझे लगा कि डायरेक्टली बात करना अच्छा रहेगा। मोयुन कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तुमने मुझे डायरेक्टली कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। जब मैंने कहा तब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर इतनी इंपॉर्टेंट बात मेरी मॉम के सामने क्यों बताया? मैंने ही पहले तुम्हें किस किया था। ये सुनते ही डैनो उसे किस करता है, पर कुछ ही देर में वो शॉक होकर उठ जाता है। मोयुन उसके पास जाकर पूछते कि अभी तुमने क्या किया? ऐसे अचानक किस के बीच में कौन रुकता है? डैनो उसे सॉरी कहता है, बताता है कि मुझे याद आया कि आज मैंने बहुत काम किया था जिससे मुझे बहुत पसीना आया था। मोयुन कहती पर किस करने से उसका क्या लेना देना? डैनो कहता है कि मुझे ये सही नहीं लगा। मोयुन कहती है कि तुम जो अभी कर रहे हो ये सही नहीं है। तभी डैनो उसे फाइनली अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। यह सुनकर मोयुन बहुत हैप्पी होती है और उसे हग कर लेती है। डैनो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने ले आऊंगा। मोयुन कहती है कि सोच लो, मैं बहुत भुक्कड़ हूँ, संभाल पाओगे ना? डैनो उसे हक करते हुए कहता है फिर मुझे थोड़ा ज्यादा आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली ये दोनों भी अब साथ में है। इधर सियोकरू के मॉम डैड उस नए रेस्टोरेंट पर नजर रखने जाते हैं जहाँ सियोकरू की मॉम ऑलरेडी खाना लेने के लिए लाइन पे खड़ी थी। घर आते हुए उन्हें ग्योनसिक देख लेते हैं तो दोनों अपने शॉप में आकर उसे रेस्टोरेंट के खाने को टेस्ट करते हैं जो बहुत अच्छी थी। अब इनका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, इसलिए सियोकरू के डैड कहते हैं कि शायद हमें ये रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए, पर फिर कहते हैं कि वो मजाक कर रहे हैं। लेकिन सियोकरू की मॉम इस बारे में सोचने लगती है। इधर सियोंग अगले फ्राइडे कुछ तो रेडी करने के लिए कहता है। सियोकरू को आता हुआ देखकर वो जल्दी से कॉल कट कर देता है। खाना खाते हुए सियोकरू अपनी कुकिंग के बारे में बात कर रही थी, जिससे सियोंग को एक आइडिया आता है तो उसे कहता है कि क्यों ना तुम यूट्यूब में फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करो, जैसे तुम यूएस में कुकिंग का वीडियो बनाती थी। सियोकरू पहले तो मना कर रही थी, लेकिन सियोंग उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि चिंता मत करो, बस तुम कुकिंग करने में ध्यान देना, वीडियो और रिकॉर्डिंग का काम मैं संभाल लूंगा। सियोंग वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है, लेकिन इतने टाइम बाद कैमरा में आने से सियोकरू बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसका बनाया हुआ खाना सही से बनेगा या नहीं। सियोंग उसे चीयर अप करता है और बताता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा खाना कितना टेस्टी होता है, इसलिए ट्रस्ट रखो, सब कुछ सही होगा। तो सियोकरू खाना बनाना स्टार्ट करती है। ऐसे जिम में नायुन को अपसेट देखकर डोंगजिन उससे पूछने आता है। नायुन बताती है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया है। डोंगजिन कहता है कि तुम इतनी ऑनेस्टली मुझे ये सब कैसे बता सकती हो? लोग तो ये सारी बातें छुपाते हैं एम्बैरेसमेंट के डर से। नायुन कहती है कि मैं क्यों छुपाऊं, मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मुझे उस पे क्रश था, इसीलिए मैं बहुत सैड हूँ। डोंगजिन उसे वाटर बॉटल देते हुए कहता है कि सही से पानी पीना, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। नायुन कहती है कि जरूरत नहीं है। डोंगजिन कहता है कि तुम्हें देख कर लगता है कि तुम्हें अभी जरूरत है, वैसे तुम्हारा चेहरा देख कर लगता है कि तुम अभी रोने वाली हो, पर फिर भी मेरे प्यार में मत पड़ना, क्योंकि एक जिम मेंबर और ट्रेनर डेट नहीं कर सकते, और वैसे भी मुझे काम पे ध्यान देना है। ये सुनकर नायुन स्माइल करते हुए कहती है कि पागल था क्या? अब डोंगजिन ने उसे जानबूझकर ही हंसाने के लिए कहा था, और सच में नायुन स्माइल करती है। इधर मोयुन रात को घर आता है, मॉम के लिए उनका फेवरेट खाना ले आती है। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें मुझे सॉरी कहना है। मॉम कहती है कि हाँ, मुझे आपसे सॉरी तो कहना ही है, क्योंकि मैं डैनहो को डेट करने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी मॉम तो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम उसे डेट नहीं कर सकती। मोयुन कहती है कि मैं जानती हूँ, आप क्यों मना कर रही हो? योंडू डैनहो के बड़े भाई की बेटी है। डैनहो योंडू के अंकल है। 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में डैनहो की पूरी फैमिली मर गई, उसके मॉम डैड भैया भाभी, सिर्फ योंडू ही बच पाई। मोयुन की मॉम कहती है कि तो क्या हुआ, तुम्हें लगा ये जानने के बाद मैं मान जाऊंगी? मोयुन कहती है कि मैं ये सब आपकी परमिशन लेने के लिए नहीं कर रही हूँ। डैनहो के साथ इतना कुछ हो गया, वो दोनों बहुत अकेले है, बस वो दोनों ही एक दूसरे की फैमिली है, और मैं आपको ये सब बता रही हूँ क्योंकि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मॉम कहती है कि तुम्हें इसका मतलब भी पता है, तुम्हें योंडू की मॉम बनना पड़ेगा। कई मॉम तो अपने बच्चों से परेशान हो जाती है और तुम्हें लगता है कि तुम किसी और के बच्चे को पाल सकोगे। मोयुन कहती है कि मुझे भी याद है जब डैड गुजरे तब हमें ग्रैंड माँ के घर से निकाल दिया गया था, पर आपने हम दोनों बहनों का कितना अच्छे से ख्याल रखा। पूरा दिन आप काम करती थी, रात को पढ़ती थी, रियल स्टेट एजेंट का एग्जाम पास करने के लिए आप पढ़ते हुए काम भी करती थी। साथ में हम दोनों बहनों को भी पाल पोस कर बड़ा किया, पर कभी आपने हमें पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया। आपने मुझे कभी कोई सवाल नहीं किया। जब मैंने अपना करियर चूज किया तब भी कुछ नहीं कहा, हमेशा आपने मेरी चॉइस को रेस्पेक्ट किया। इसलिए प्लीज क्या आप एक और बार मेरी चॉइस को एक्सेप्ट करोगी? उसकी मॉम कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें सच में खुश देखना चाहती हूँ। मोयुन कहती है कि मैं खुश हूँ मॉम, आपकी बेटी हूँ और एक पैरामेडिक हूँ, इससे और ज्यादा खुश क्या हूँ? मैं डैनहो को पसंद करती हूँ और योंडू के साथ रहना चाहती हूँ, इससे मैं सच में और ज्यादा खुश रहूंगी। यह बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। इधर ग्योनसिक अपने घर के बेसमेंट में आता है, जहाँ उन्हें अपने पुराने दिनों की बहुत सारी चीजें मिलती है। पोएम्स वाली डायरी भी मिलती है जो उन्होंने
उन्होंने अपने वाइफ के लिए लिखा था। तभी यहाँ उनकी वाइफ मिसुक भी आ जाती है। दोनों अपने पुराने हैप्पी दिनों को याद करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अपना रेस्टोरेंट बंद कर देने का, जिसके बदले वो कुछ नया स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोनों कई सारी जगह घूमेंगे। तो दोनों प्लान करने लगते हैं कि उन्हें अपने दोस्तों के साथ कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए। पर मिसुक कहती है कि पहले अच्छे से फोटो खींचना तो सीख लो। सियोंग अपने फोन का अलार्म सुनकर जागता है और जल्दी से नहाने के लिए भागता है, क्योंकि आज वो सियोकरू को प्रपोज जो करने वाला था और बस नहा ही रहा था, इतने में पानी कट हो जाता है। तो वो जल्दी से नीचे आता है। डैड से पूछता है कि अचानक पानी कैसे खत्म हो गया। उसके डैड बताते हैं कि वाटर टैंक की सफाई हो रही है, इसलिए दोपहर तक पानी नहीं आएगा। पर अभी तो उसके बालों में शैम्पू लगा हुआ था, इसलिए वो पीने के पानी से जल्दी से अपना सर धो लेता है। फिर अच्छे से एक शर्ट आयरन करने लगता है। तभी उसे एक कॉल आता है, तो वो आयरन सीधा करके जाता है और जाते हुए आयरन के तार पर उसके पैर पड़ जाते हैं, जिससे आयरन उसके शर्ट पे गिर जाती है और उसका शर्ट जल जाता है। इधर लेडीज डिसाइड करती है क्रूज से अब्रॉड घूमने जाने का। इसमें बहुत ज्यादा खर्च होने वाला था, जिसकी मिसुक को सबसे ज्यादा चिंता थी, क्योंकि उनके तीनों फ्रेंड अच्छे से सेटल हो गए थे। अब उन्हें ऐसे परेशान होता हुआ हाईसुक देख लेती है, जिससे वो समझ भी चाहती है कि इसे पैसों का प्रॉब्लम है। इधर बियोंसे सियोंग के डैड को ट्रीट देते हैं और उन्हें ये रेस्टोरेंट बंद करने के बारे में बताते हैं और इस पार्टी के बदले वो उन्हें अच्छे से फोटो खींचने सिखाने के लिए कहते हैं। इसके लिए सियोंग के डैड मान जाते हैं। इधर स्कूल से छुट्टी के बाद योन मोयुंग की मॉम के ऑफिस में आती है। पूछने पर बताती है कि आपको कुछ देना चाहती हूँ, तो योन एक अपने हाथों से बनाया हुआ एरोगामी फ्लावर देती है। जेसू पूछती है कि ये क्या है। योंडू कहती है कि मैं जिन्हें पसंद करती हूँ सिर्फ उन्हें ही ये देती हूँ। सबसे अच्छे कलर से मैंने इसे बनाया है, क्योंकि मुझे आपको देना था। आपको मैंने कितने टाइम से स्माइल करते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने खास आपके लिए बनाया है। उन्हें ये फ्लावर देकर योंडू चली जाती है। जेसू को ये बहुत अच्छा लगता है और सुबह योंडू से थोड़ी रूडली बिहेव करने के लिए उन्हें अपने आप पे गुस्सा भी आता है। इधर सियोंग अपने कार में विल यू मैरी मी का डेकोरेशन करवाता है, जिसे देखकर तो वो खुद ही बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इधर सियोकरू के वीडियो पे ज्यादा व्यूज भी नहीं आए थे, इसलिए वो अगेन अपसेट लग रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसे तो सियोंग ने मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर चली जाती है। तो सियोकरू पूछती है कि आज हम कहाँ जाने वाले। सियोंग कहता है कि वहाँ जाने से पहले खाना खा लेते हैं। मैंने हमारी रिजर्वेशन कर दी है। तो कुछ दूर जाकर वो ट्रैफिक में रुका ही था, तभी उसके पीछे वाली कार सियोंग की कार को टक्कर मार देती है, जिससे कार के पीछे का हिस्सा टूट जाता है और इस वजह से सियोंग को कार गैरेज भेजना पड़ता है और उसका प्रपोजल का पहला प्लान फ्लॉप हो जाता है। सियोकरू कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग कैब से रेस्टोरेंट चले जाएंगे। तो कैब लेकर दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जो कि वही रेस्टोरेंट था जिसके लिए सियोंग को अवार्ड मिला था। लेकिन आज यहाँ पे और दूसरा कोई भी नहीं था, इसलिए सियोकरू पूछते हैं कि क्या सच में ये जगह फेमस है, क्योंकि यहाँ तो कोई कस्टमर ही नहीं है। तभी शेफ उनका खाना लेकर आते हैं, जिन्होंने सियोकरू की बात सुन ली थी। तो वो बताने जा ही रहे थे कि ये जगह आज के लिए सियोंग ने बुक की है, पर सियोंग उन्हें बीच में ही रोक देता है और कहता है कि रेस्टोरेंट और शेफ दोनों ही बहुत ही ज्यादा फेमस है। शेफ उन्हें उनके खास डिश के बारे में बता ही रहे थे। तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उन्हें बेबी हुआ है, जो सुनकर शेफ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सियोंग पूछता है तो वो इस बारे में बताते हैं। तो सियोंग कहता है कि आपको पहले ही मुझे बताना चाहिए था, ऐसी बात थी तो मैं आज के दिन आपको परेशान नहीं करता। सियोकरू कहती है कि फिर तो आपको अभी जाना चाहिए। सियोंग उन्हें कहता है कि आप चाहिए मैं यहाँ सामान लूंगा। तो शेफ उसके कान में आकर गुड लक कहता है और बताता है कि फ्रिज में केक रखा हुआ है। सियोकरू कहते हैं कि हमें जल्दी से खाना खाकर चली जाना चाहिए। सियोंग कहता है कि नहीं, वो शेफ ने हमारे लिए केक बनाया है डेजर्ट में, तो उसे बिना खाए जाना ठीक नहीं होगा। तो ये खाने के बाद सियोंग किचन जाता है केक लाने के लिए, जिसमें भी लिखा हुआ था कि विल यू मैरी मी। तो वो बहुत हिम्मत करके केक को बड़े ही सावधानी से लेकर आ ही रहा था, लेकिन तभी सियोकरू के पास पहुंचने से पहले उसका अपना ही पैर से पैर टकरा जाता है, जिससे केक नीचे गिर जाता है और उसका ये प्रपोजल प्लान भी फ्लॉप हो जाता है, जिसमें सियोंग का चेहरा तो देखने लायक था। इधर शाम को हाईसुक सियोकरू के घर आती है। जेसुक जेली बना रही थी, तो वो उन्हें भी ले जाने के लिए कहती है और उन्हें बताती है कि लगता है हमारे हस्बैंड अच्छे दोस्त बन गए। मैंने सुना कि आज दोनों साथ में हमारे शॉप में खाना खा रहे थे। हाईसुक कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमने जो क्रूज ट्रिप के बारे में डिसाइड किया था, चलो साथ में चलते हैं। मिसुक कहती है कि पता नहीं, सोचूंगी इस बारे में। हाईसुक कहती है कि अगर पैसों की बात है तो मैं दे दूंगी। यह सुनकर मिसुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहती है कि तुम मेरे लिए पैसे क्यों दोगी। हाईसुक कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ और वैसे भी उतना भी ज्यादा पैसा नहीं है और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकती है। मिसुक कहती है कि नहीं, फ्रेंड ऐसा नहीं करते, इतना पैसा कोई भी दोस्त उधार में भी नहीं देता। हाईसुक कहती है कि
कि चलो ना यार, हम लोग कोई नए दोस्त थोड़ी ना है, 40 साल से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट बचपन से सियोंग का ध्यान रखने के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हो। मिसू कहती है कि तुमने उसके लिए मुझे ऑलरेडी पैसे दिए। हाइसू कहती है कि क्या कहा? मिसू कहती है कि तुमने मुझे सैलरी दी है ना, तुमने मुझे पैसे दिए तो ग्रेटफुल रहने की क्या बात है। हाइसू कहती है फिर भी मैं तुम्हारी बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं जानती हूँ कि सियोंग तुम्हें कितना पसंद करता है, तुमने बचपन से उसका इतना ख्याल रखा। मिसू कहती है कि हाँ सही कहा, मैंने सियोंग से भी ज्यादा ख्याल सियोंग का रखा। जब दोनों बीमार थे तो मैं सियोंग को पहले हॉस्पिटल ले जाती थी, पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझे उसके पैसे देती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे कहे कि मैंने अपने फ्रेंड के बेटे का ध्यान नहीं रखा। हाइसू कहती है कि कैसी बात कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा कहा? मिसू कहती है कि नहीं, पर मैं समझती थी जब भी तुम मुझे एक्स्ट्रा पैसा देकर जाती थी, गिफ्ट कार्ड्स देती थी हॉलीडेज के लिए, पता है तो मुझे कितना बुरा लगता था। ये सुनकर अब हाइसू को भी गुस्सा आता है। कहती है कि क्या तुम मुझे अब तक ऐसा समझ रही थी? अभी तुमने मुझे दोस्त समझा भी था। मिसू कहती है कि तो तुमने भी तो मुझे एक मेड समझा था। हाइसू कहती है कि पागल हो क्या, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी। मिसू कहती है कि अगर ऐसी बात नहीं थी तो तुम मेरे ट्रिप के लिए पैसे क्यों देना चाहती हो? आखिर तुम मुझ पर तरस खाने वाली होती कौन हो? हाइसू कहती है कि इसे तरस खाना नहीं दोस्ती कहते, और अगर तुम ऐसा सोच रही थी तो ये तुम्हारी दिमाग की प्रॉब्लम है। ये सुनकर मिसू को गुस्सा आता है। हाइसू कहती है कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसा नहीं सोचता, पर तुम खुद अपने बारे में ऐसा सोचती हो। मिसू तो फाइट स्टार्ट कर देती है, तो दोनों अब लड़ने ही लग जाते हैं। तभी यहाँ दोनों के हस्बैंड पहुंच जाते हैं जो दोनों को अलग करते हैं। तो हाइसू कहती है कि आज से हमारी दोस्ती खत्म। तो मिसू कहती है कि हाँ मुझे भी दोस्ती नहीं रखनी। दोनों और ज्यादा झगड़ने लगते हैं, इसलिए सियोंग के डैड अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाते हैं। तो बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों का झगड़ा हो गया। इधर सियोंग के ऑफिस में ही थी जहाँ वो वीडियो के लिए नई डिश की तैयारी कर रही थी। तभी उसके वीडियो पे एक कमेंट आता है जिसे पढ़कर वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। सियोंग पूछता है कि क्या हुआ, तो सियोंग उसे वो कमेंट दिखाती है जिसमें लिखा था कि मेरी मॉम को कैंसर है और अभी उनका केमियोथेरेपी चल रहा है, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। पर हेल्दी खाने की रेसिपी ढूंढते हुए मुझे आपका ये वीडियो मिला, तो मैंने आपकी रेसिपी देखकर इसे बनाया और इतने दिनों बाद फाइनली मेरी मॉम ने कुछ खाया और उन्हें ये बहुत पसंद भी आया, इसलिए थैंक यू सो मच आपकी इस रेसिपी के लिए। सियोंग कहता है कि देखा ना कितना पसंद आया इन्हें, तो तुम क्यों रो रही हो? सियोंग बताती है क्योंकि मैं इनका दर्द फील कर सकती हूँ, मेरी भी कीमोथेरेपी के दौरान ऐसी ही हालत थी, मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था, यहाँ तक कि पानी तक मेरे गले से नहीं उतर रहा था। पर अब जब मुझे पता चला कि मेरा बनाया खाया किसी को पसंद आया, मेरे जैसे ही किसी को पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जानने के बाद मैं बहुत मोटिवेटेड फील हो रही हूँ, मुझे उनके लिए और खाना बनाने का मन कर रहा है जो अभी मेरे जैसे ही दर्द में। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, बस आपको हेल्दी खाना खाते रहना है। सियोंग कहता है कि ये काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। सियोंग कहते हैं इसीलिए मैं और मेहनत से वीडियो बनाऊंगी। पर ये सुनकर सियोंग को रोना आ रहा था। सियोंग पूछती है कि क्या हुआ। सियोंग कहता है कि जब तुम बीमार थी, कुछ भी नहीं खा पा रही थी, मैं सोच नहीं सकता तुमने तब क्या क्या सहा होगा, मुझे माफ कर दो, मैं तब तुम्हारे साथ नहीं रह पाया, मुझे इस बात का लाइफ टाइम पछतावा रहेगा। सियोंग कहती है कि प्लीज ऐसा मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सियोंग कहता है इसीलिए क्या तुम मुझे मेरी बाकी की लाइफ तुम्हारे साथ बिताने का मौका देना चाहोगी? ये सुनकर सियोंग हैरान होती है। सियोंग कहता है मेरा ये प्लान नहीं था, पर सुबह कार के साथ प्रॉब्लम हो गई, फिर मुझसे वो केक भी गिर गया और लकीली अभी भी मेरे पास एक चीज है। ये बोलकर वो एक ब्रेसलेट निकालता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन सियोंग मना कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर सियोंग शॉक रह जाता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले दिन सियोंग का तो ऑफिस में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, क्योंकि वो बस सियोंग के बारे में ही सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सियोंग ने उसका प्रपोजल क्यों ठुकराया। तभी डैनो उससे मिलने आता है, तो सियोंग उसे अपनी दुख भरी लव स्टोरी सुनाने लगता है और पूछता है कि आखिर सियोंग ने मेरा प्रपोजल क्यों ठुकराया। मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होगा, क्योंकि कल सुबह से मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। डैनो कहता है कि फिर तुम्हें प्रपोजल पोस्टपोन कर देना चाहिए था। सियोंग कहता है कि क्या बोल रहे हो? तो डैनो कहता है कि छोड़ो, आगे बताओ और क्या हुआ। सियोंग कहता है कि फाइनली मैंने ब्रेसलेट और लेटर निकाला और सियोंग को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन उसने मुझे तुरंत ही मना कर दिया। डैनो कहता है कि ब्रेसलेट से कौन प्रपोज करता है? सियोंग कहता है कि ब्रेसलेट ही प्रॉब्लम है ना, मुझे भी लगा था। नायोन ने मुझसे कहा था कि रिंग लेने के लिए, पर पता नहीं मुझे ब्रेसलेट लेने का ख्याल क्यों आया। पक्का इसी वजह से सियोंग ने मुझे ठुकराया होगा। डैनो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद वो उस टाइम भूखी रही होगी, क्योंकि मैंने सुना है कि लड़कियां जब भूखी होती है तो वो कुछ भी कह देती है। सियोंग कहता है कि सही कहा, सियोंग बचपन से ही भूख सहन नहीं कर पाती थी और कल दिन में भी हमने थोड़ा सा ही खाना खाया था। पक्का वो बहुत भूखी रही होगी, मुझे उसे कुछ खाना खिला देना चाहिए था, फिर प्रपोज करना चाहिए था।
था। एनीवे थैंक यू, तुमने मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लेकिन इधर सियोकरू तो सियोंग के प्रपोजल के बारे में सोचकर सैड होती है। इधर मीसुक अपने हस्बैंड को बताने लगती है कि मैं ही पागल थी जो इनके लिए हर रोज इतना खाना बनाती थी। योनसी कहते हैं कि उसने तुम्हें कभी बनाने के लिए भी तो नहीं कहा। मीसुक कहती पर फिर भी वो मेरे लिए क्यों पैसे देगी, वो बहुत अमीर है, तो क्या हुआ, मुझ में तरस दिखाएगी। अपने दोस्त को पैसे का रौब कौन दिखाता है। योनसी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि हाइसुक के कहने का मतलब ये रहा होगा, वो तुम्हारी इतनी पुरानी दोस्त है, शायद दोस्ती की वजह से ही कहा होगा। पर मीसुक तो ये मानने से मना करती है और नाराज हो जाती है क्योंकि अब ये उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात थी। दूसरी तरफ हाइसुक अपने हस्बैंड से कह रही होती है कि शायद वो मुझसे बहुत जेलस है, इसलिए वो इतने टाइम से मेरे बारे में ऐसे सोचती थी। सियोंग के डैड भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद उनके कहने का ये मतलब नहीं था, पर हाइसुक तो उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही थी। पर दोनों के हस्बैंड एक दूसरे के घर का हाल चाल पूछने लगते हैं, पर दोनों के ही घर पे सेम ही हाल था, इसलिए दोनों रात को ग्योनसे की शॉप पे मिलने का डिसाइड करते। इधर हाइसुक कह रही थी क्या दोस्ती में इतना भी मुझे हक नहीं है, मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि मीसुक नहीं चाहती, पर मैं उसके साथ जाना चाहती थी, इसलिए मैंने अच्छे इरादे से उसे ऐसा कहा था, पर उसने तो कुछ और ही समझ लिया। इधर मोयुम की मॉम अपने ग्रुप में मैसेज चेक कर रही थी, पर सुबह से किसी का कोई मैसेज नहीं आया था। तभी वो अपने सामने मोयुम, डैनो और योनडू को साथ में जाते हुए देखती है। तीनों बहुत हैप्पी होकर जा रहे थे। तभी योनडू के शू लेस खुल जाते हैं तो मोयुम उसे शू लेस बांधने का एक नया तरीका सिखाती है। यह देखकर मोयुम की मॉम को मोयुम का बचपन याद आता है। उसे भी शू लेस बांधना नहीं आता था, इसलिए उसके बार बार शू लेस खुल जाते थे। तब मोयुम की मॉम ने उसे एक नया तरीका सिखाया था शू लेस बांधने का, जो इतनी आसानी से नहीं खुलते। तो ऐसे ही मोयुम को योनडू के साथ देखकर और उन तीनों को साथ में इतना खुश देखकर जैसुक भी अपनी नाराजगी खत्म कर देती है। तो शाम को जब तीनों उनके घर के बाहर से गुजर रहे थे तो वो मोयुम से उसके लिए खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है। डैनो से पूछते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है और योनडू के लिए उसका फेवरेट डिश ऑर्डर करने के लिए कहती है। इससे योनडू तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। तो मोयुम की मॉम उसे गोदी में उठा लेती है और सबको घर पे आने के लिए कहती है। यह देखकर डैनो, मोयुम, योनडू तीनों बहुत खुश होते हैं। इधर सियोकरू और सियोंग के डैड शॉप पे मिलते हैं अपनी वाइफ के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिनका झगड़ा सुलझाने के लिए दोनों बैठते हैं। साथ में ड्रिंक करते हुए काफी रात हो जाती है। ग्योनसे जब घर नहीं आते तो मीसुक अपने दुकान के पास वाले दुकान में फोन करती है, जो उन्हें बताते हैं कि ग्योनसे तो सियोंग के डैड के साथ और शॉप में दोनों ड्रिंक कर रहे हैं। इधर हाइसुक को भी इस बारे में पता चलता है। दोनों अपने अपने हस्बैंड को लेने के लिए पहुंच जाती है। कौन पहले शॉप में जाएगा, झगड़ते हुए दोनों घुस जाते हैं और अंदर दोनों को टल्ली होते हुए देखकर गुस्सा करने लगते हैं। इधर सियोकरू को सियोंग के फोन से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि सियोंग यहाँ टल्ली पड़ा हुआ है। तो सियोकरू जल्दी से उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और सियोंग को उठाकर ले जाने लगती है, पर सियोंग ने इस बार बहुत ही ज्यादा पी लिया था, इसलिए सियोकरू उसे उठाकर नहीं ले जा पा रही थी। इसलिए उसे रास्ते के सामने बेंच में बिठाकर होश में लाने की कोशिश करती है। थोड़ा होश आता है तो उसे कहता है कि सियोकरू क्या तुम सच में हो, पर तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया, तुम मुझसे शादी करने से मना कैसे कर सकती हो। सियोकरू कहती है कि बाद में बात करेंगे जब तुम होश में होंगे। सियोंग कहता है कि पता है ना, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ये बोलते हुए फिर से बेहोश होने लगता है। सियोकरू उसे फिर से होश में लाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि यहाँ से चलो वरना मैं जा रही हूँ। सियोंग कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता तो वो जाने लगती है। काफी देर बाद सियोंग को होश आता है और इस बार थोड़ा वो सही हो चुका था। सियोकरू उसे थोड़ी और दूर ले आई थी। सियोकरू को देखकर वो कहता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सियोकरू कहती है कि होश में आ गए ना तो घर चलो, पर सियोंग उसे रोक कर फिर से पूछता है कि तुमने मेरा प्रपोजल क्यों ठुकराया, तुमने कहा था ना कि मैं थोड़ा सही हो जाऊंगा तो बात करोगी, तो बताओ मैं पूरी तरह से होश में आ चुका हूँ। तो सियोकरू उसके पास बैठ जाती है। सियोंग कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो पर शादी क्यों नहीं कर सकती। सियोकरू कहती है कि हम जैसे हैं ये भी तो ठीक है ना। सियोंग कहता है सब कुछ इससे और अच्छा हो सकता है, हम लोग पूरी लाइफ खुशी से साथ में रह सकते हैं, साथ में ग्रो करेंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। सियोकरू कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो, हम बहुत टाइम तक साथ रहेंगे, मैं अभी ठीक हो सकती हूँ पर एक दिन आएगा जब मैं ठीक नहीं होंगी, तो मेरी हालत के बारे में जानते हो। सियोंग कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो। सियोकरू कहती है मैं भी नहीं सोचना चाहती पर मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, पता नहीं अगर मुझे फिर से किसी दिन कुछ हो गया तो किसे पता, अगर कल मुझे कुछ हो गया तो। सियोंग कहता है सियोकरू मेरे साथ भी तो ऐसा ही है ना, तुमने देखा ना कुछ दिन पहले मेरे साथ जो हुआ, और सिर्फ हम दोनों के साथ ही नहीं दुनिया में किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। मौत एक दिन सबको आती है, इससे कोई नहीं बच सकता, सारे लिविंग बींग्स के लिए सेम कंडीशन है। मैं जानता हूँ तुम्हें किस बात का फिक्र है, मैं गॉड नहीं हूँ इसीलिए गारंटी तो नहीं दे सकता कि ऐसा नहीं होगा, पर एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं अपनी बची हुई सारी लाइफ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। यह बोलकर उसे हक कर लेता है। कहता है चाहे 100 साल हो या 10 साल हो या एक दिन हो, जितना भी टाइम मेरे पास होगा मैं वो तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगा। ये सुनकर सियोकरू भी इमोशनल हो जाती है। कहती है मैं भी यही चाहती हूँ।
सियोंग कहता है फिर क्या तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी? सियोक-रू कहती है कि हाँ, अगर तुमने उस ब्रेसलेट को लौटा नहीं दिया होगा। तो सियोंग कहता है कि मैं अब भी घर जाकर उसे ले आऊंगा। लेकिन तभी सियोक-रू सामने अपने मॉम डैड और सियोंग के मॉम डैड को देखती है, जो लोग इन दोनों को ऐसे देख लेते हैं जिससे तो आप सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तो अब इनके बारे में सच जानने के बाद इनकी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। टिल देन टेक केयर।